नमस्कार दोस्तों, वापस आ गया हूँ। लेकिन क्या देख रहा हूँ, लॉकडाउन लग गया है। बड़े मुश्किल से ज़िंदगी लाइन में आ रही थी कि वापस ज़िंदगी में फिर से लॉकडाउन आ गया। बंगाल चुनाव के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जो आज की स्थिति बन गई है हमारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के हर ज़िले में, वो सही में बहुत चिंताजनक है। हम जैसे तैसे लॉकडाउन से उबर रहे थे, ज़िंदगी चल शुरू हुई थी कि वापस हमने लॉकडाउन को बुला लिया। इसमें सिर्फ हमारी और हमारी ही गलती है। हो सकता है व्यूअर्स आपकी और मेरी गलती ना हो, लेकिन हमारे आसपास के लोगों के कारण ही यह गलती हुई है। ये लॉकडाउन फिर से आना पड़ा। मेडिकल साइंस तो ये कह रहा है कि ये नए रूप का कोरोना और घातक है और ख़तरनाक है, हमें और सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो क्या सरकार को अब लॉकडाउन ही बनाए रखना पड़ेगा इस कोरोना से निपटने के लिए? आप और हम इस लॉकडाउन को रोक नहीं सकते, रोक सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है मैं मास्क लगाता हूँ, आप मास्क लगाते हैं, लेकिन जो भी जिसे भी देखें हम कि बिना मास्क के, उन्हें हमें बोलना पड़ेगा, भाई मास्क लगाओ, ज़रूरी है, अन्यथा कोरोना जाएंगी नहीं। फिर वही दुख, वही वेदना, वही एकांत हमें झेलना पड़ेगा। इसलिए मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर सबसे विनती है, खासकर यंगस्टरों से, मेरे यंगस्टर व्यूअर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप लोग होटलिंग कर रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, करिए, लेकिन भीड़ में मत कीजिए। अपने साथ भीड़, अपने आसपास भीड़ को एकत्र मत होने दीजिए। क्या पता कोरोना किससे आ जाए। इसलिए प्लीज़ वापस लॉकडाउन की परिस्थिति को मत रहने दीजिए। इसको हमें निपटाना होगा जल्द से जल्द। हमें देश की चिंता है ना, ममता के बंगाल में क्या होगा उसकी चिंता है ना। क्या ये सिर्फ मज़ा लेने के लिए हम बातें कर रहे हैं, या देश की सही में हमें चिंता है? मान लिया कुछ लोग मजाक की बात भी, मजाक ही कहीं टाइम पास ही सब सोच रहे हैं, या कुछ लोग सही में देश की राजनीति पर सीरियस है। मजाक हो या सीरियस, देश को बचाना है तो पहले हमें अपने आसपास खुद को भी बचाना है, अपने आसपास को बचाना है। हमें अपने शहर में कोरोना फैलने से रोकना है, हमें अपने ज़िले में कोरोना फैलने से रोकना है। ज़िले के बाद राज्य में आएंगे और उसके बाद पूरे देश की बात आएगी। प्लीज़ बी सीरियस अबाउट कोरोना, वरना बहुत बुरा हाल होगा दोस्तों। चलिए, अब बंगाल चुनाव की कुछ बातें बोल रहा हूँ मैं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल चुनाव में मैं सिर्फ 10 या 15 विधानसभा में घूमा, जबकि वस्तुस्थिति अभी बहुत सारे विधानसभा में भी चुनाव होना है और बहुत लंबा है विधानसभा। सिर्फ 10 या 11 विधानसभा चुनाव घूमकर मैं बंगाल की परिस्थिति बता नहीं सकता, आकलन नहीं कर सकता। मैं 10-11 विधानसभा में जहाँ घूमा, वहाँ मैं कई लोगों से मिला, होटलों में बात सुना, टपरी में बात सुना, और उसके बाद जो मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, वो निष्कर्ष ये है कि दोस्तों, बंगाल विधानसभा में आप पूछेंगे क्या हाल है, ममता दीदी लौट रही है? ट्रेन से उतरते समय ही मुझे सवालों के आ रहा था, मैं उनको बहुत धीरे धीरे उत्तर दे रहा था कि जो लोगों का मानस है, जो लोगों का कंक्लूज़न आया है, वो कंक्लूज़न ये है कि ममता बनर्जी का पहले 5 साल का टेन्योर बहुत ही अच्छा रहा, उसमें कोई शिकायत नहीं थी बंगाल की जनता को। लेकिन दूसरे टेन्योर में, मतलब जो टेन्योर अभी ख़त्म हो रहा है, उसमें ममता बनर्जी ने अपने दोनों हाथ कुल्हाड़ी से काट दिए। ममता बनर्जी के बारे में लोगों को 2 बहुत बड़ी कंप्लेन है। वो कंप्लेन ये है कि ये जो चालूरिज्म है, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जम के वसूली की, और वसूली की तो उसमें कोई मर्सी नहीं था, कोई दया माया नहीं था। हमें इतना देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। अब किस बात के लिए देना पड़ेगा या क्यों देना पड़ेगा, वो बाद में बात करूँगा मैं। जो बंगाल की परिस्थिति है मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन
वह देना पड़ेगा, इससे लोग तंग हो चुके थे। वसूली जम के हो रही थी टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा। और दूसरी बात, हर कोई के मन में, लेडीज़ या जेंट्स, एक भावना तो है कि ममता बनर्जी ने इस 5 साल में, पहले दूसरे टेनओवर में, हमारे हिंदुओं के पर थोड़ा नाइंसाफ़ी की। जैसे दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, उसमें उन्होंने काफ़ी भेदभावपूर्ण वातावरण, मतलब व्यवहार रखा। भले ही अभी उन्होंने पिछले दुर्गा पूजा में सारे रजिस्टर्ड दुर्गा पूजा को 15,000 रुपये या 20,000 रुपये राज्य सरकार के तरफ से डोनेशन दिया, लेकिन उसके पहले के 4 साल में दुर्गा पूजा हो या हिंदुओं के कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें ममता बनर्जी की सरकार ने या ममता बनर्जी ने खुद स्वयं बहुत भेदभावपूर्ण व्यवहार रखा। और इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार तो किसी के मन में भी कचोटता है। ये दुख या वेदना लोगों ने मुझे कहा, खुलकर बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे साथ ऐसा नहीं करना था। तो बस यही 2 कारण हैं जो ममता बनर्जी अगर चुनाव हारेगी तो यही 2 कारणों से। वैसे सर्वेस कह रहे हैं, बड़े बड़ी कंपनियों के सर्वेस कह रही कि ममता बनर्जी फिर से चुन के आएंगी, सत्ता में आएंगी, लेकिन एक बात तो तय है कि वोटों का डिफरेंस अब कम हो जाएगा। ममता बनर्जी की जीत बहुत कम, के सारे एमएलएस की जीत बहुत कम हो जाएंगी, ये बात तो तय है, ये मान के चलिए। और अगर सीट आ गई, ममता काबिज हो गई, तो ये बात देखने में मिलेगी कि उनको वोट अब परसेंटेज कम मिला है। अब रही बात बीजेपी की, बीजेपी का कोई वैसे अस्तित्व नहीं है बंगाल में, सही बात बोल रहा हूँ। आपको उदाहरण देके मैं समझाऊंगा कि बीजेपी का अस्तित्व उतना नहीं है जितना मीडिया बता रही है। बीजेपी ने बहुत अच्छे से सारे मीडिया को अपने तरफ खींच के रखा है और मीडिया भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार टीएमसी की तरफ से कर रही है, लेकिन उनके प्रचार से कुछ नहीं होगा, उनके प्रचार से कुछ नहीं होगा। वस्तुस्थिति तो दिख रहा है कि टीएमसी की भी पकड़ है और टीएमसी के लोग भी बिल्कुल एकजुट है और ममता दीदी को लाना है, इसलिए वो बहुत जी जान से भिड़े हुए। और योगी आदित्यनाथ की बात देखिए, वो सभाएं कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे ममता बनर्जी के जो 30% वोट है वो और मजबूती से ममता बनर्जी के साथ खड़े हो रहे। वो योगी आदित्यनाथ ने जो कह रहे हैं, मैं अभी वो सब बातें नहीं कहूँगा, जो कह रहे हैं उसके कारण ममता बनर्जी के जो 30% वोट है वो एक साथ मिल रहा है और उससे ममता बनर्जी की ताकत बढ़ रही है। इसलिए ममता बनर्जी के लिए भले कठिन हो लेकिन सहज है। कठिन तो मुझे बीजेपी की लग रही, मीडिया कितना भी चिल्ला है। अभी बीजेपी के 3 एमएलएज मात्र है, 3, कितने बढ़ेंगे? 30, 33, 39, बहुत हो गया। मैं ज़मीनी हकीकत कहता हूँ, आपको 2 उदाहरण से समझा रहा हूँ। अभी हाल ही में 2 दिन पहले जेपी नड्डा की श्रीरामपुर विधानसभा में सभा हुई, 50 से 100 लोग मुश्किल से थे, उनको जल्दी से अपना भाषण ख़त्म करके भागना पड़ा। फिर वापस लिए चलता हूँ अमित शाह की सभा की। अमित शाह की सभा झाड़ग्राम में होने वाली थी। मीडिया ने कहा कि उनका हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया करके वो नहीं पहुँचे, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि झाड़ग्राम विधानसभा के जहाँ उनको भाषण देना था वहाँ 1000 लोग बड़े मुश्किल से थे, इसलिए अमित शाह ने वो सभा कैंसिल कर दी। बहाना दिया गया कि हेलीकॉप्टर ख़राब है। वैसे मज़ेदार बात आपको ये कहूँ कि झाड़ग्राम में आरएसएस अपनी पकड़ बहुत मजबूत रखा है, अपनी पकड़ बहुत मजबूत है आरएसएस के झाड़ग्राम में। लेकिन ममता बनर्जी क्या चालाकी की, ममता बनर्जी ने जो टीएमसी का कैंडिडेट दी वो है एक आदिवासी को दी, जिसके कारण अब सोचिए जात का असर तो हर जगह होता है। लोग नहीं गए अमित शाह को सुनने और मुझे लगता है कि वो आदिवासी ही चुनाव जीतेगा झाड़ग्राम से। तो 2 बात से आप मैं कुछ साफ कह रहा हूँ, मीडिया कितना भी चीखे चिल्लाए, बीजेपी के
बहुत बड़ा गढ़ नहीं है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उनको ममता बनर्जी की 2 गलतियों का लाभ मिल रहा है। एक पहला जो वसूली हुई, जिसको टोला बोलते हैं, टोला बंगाली में बोलते हैं, वसूली, और दूसरा ये हिंदू कार्ड जो उन्होंने ममता बनर्जी ने पक्षपात किया। इन दोनों कारणों के कारण ही चुनाव आपस में उलझ गया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगी। मैं तो बोल रहा हूँ 3 से 30 39 खत्म, इट्स ऑल। वैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोदी जी का प्रभाव है। मैं कृष्णनगर गया था, कृष्णनगर पूरा बीजेपी में है, मोदी भक्त है। वहाँ से मुकुल राय चुनाव खड़े हुए, वो जीतेंगे पक्का। वो साथ में अपने एक साथी को भी लेके उत्तर और पश्चिम दोनों जीत जाएंगे। लेकिन कृष्णनगर अगर जीतेंगे तो मैंने जो बात किया, वहाँ ऐसे कई जगह जैसे मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद के आजू बाजू के सारे इलाके टीएमसी रहेंगे। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। इसलिए टीएमसी को कम तरह से कहा नहीं जा सकता। मीडिया कितना भी चिल्ला है, टीएमसी क्या गढ़ है, और बीजेपी को तो नई शुरुआत करनी है, इसलिए शुरुआत कठिन ही रहेगी। अब रही बात, मैं आपको एक प्रैक्टिकली चीज़ बताता हूँ। मीडिया जो वाम मोर्चा है, जो तीसरा फ्रंट है, उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, लेकिन वो भी एक शक्ति है। सीपीएम और कांग्रेस भी अंदरूनी बहुत तेज़ी से काम कर रही। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बता दूँ। जब मैं नंदीग्राम गया, मेरी बहुत इच्छा थी कि वहाँ मैं सीपीएम के कैंडिडेट मीनाक्षी मुखर्जी से मिलूँ। ये मीनाक्षी मुखर्जी बहुत कम उम्र की है, जेएनयू की पास आउट है, बहुत अच्छा फर्राटेदार हिंदी, इंग्लिश, बंगाली बोलती है, बहुत सोशल है। और सिर्फ मीनाक्षी मुखर्जी ही नंदीग्राम विधानसभा के डोर टू डोर कैंपेन किया, हर घर में गई है। न तो तृणमूल गए हैं, न शुभेंदु गए हैं बीजेपी के, मीनाक्षी गई है। सोचिए दोस्तों, सब उम्मीदवार खड़े हैं और एक उम्मीदवार आपके पास आके आपके घर आया, आपसे वोट मांग रहा है। इसका फ़र्क तो पड़ेगा ना, ज़रूर पड़ेगा। आप सोचिए, ये पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस एवं सीपीएम और जो वाम दलों का जो गठजोड़ है, ये बहुत साइलेंट वेब में अपना काम कर रही है। भले ही मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है, लेकिन है तो सही, इनका भी एक जड़ है। अब आपको और एक चीज़ बता दूं कि वो बड़े नेता कहाँ हैं जो ब्रिगेड मैदान में ममता के लिए चुनाव के पहले खड़े हुए थे। देश के सारे विपक्षी दल के लोग कहाँ हैं? कोई सामने आके नहीं खड़ा हुआ। कल जया भादुड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ममता बनर्जी के पक्ष में कहा, अच्छा लगा मुझे। सिर्फ एक समाजवादी पार्टी का एक लीडर गया ममता बनर्जी के पास, खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता दीदी का सपोर्ट किया। बाकी कहाँ है शरद पवार? अरविंद केजरीवाल की बात मैं करता नहीं। अरविंद केजरीवाल खुद परेशान है, मोदी जी ने उनके बहुत पंख काट दिए हैं, वो खुद परेशान है। कहाँ है शरद पवार? शरद पवार तो नहीं है, जबकि वो तो इकट्ठा, जबकि ब्रिगेड मैदान के जब अपोजिशन में सारे लीडर थे, सब शरद पवार थे। क्या पता शरद पवार क्यों नहीं है? शरद पवार जैसा कद्दावर नेता क्यों ममता बनर्जी के पास आके नहीं खड़े हुए? आश्चर्य लगता है। वैसे शरद पवार के राइट हैंड प्रफुल्ल पटेल भी नहीं है पहुँचे। प्रफुल्ल पटेल तो कोलकाता में पैदा हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल को तो कोलकाता बचाने जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, ये उनकी मेरी बात का कोई नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद लेंगे। लेकिन जया बच्चन जिस तरीके से खुलकर सामने आई, उस तरह से अगर सुप्रिया सुले भी खुलकर सामने आ जाती ममता के फेवर में, तो ज़रूर सुप्रिया स्टार बन जाती। क्यों शरद पवार ने सुप्रिया सुले को वहाँ नहीं भेजा बंगाल, ये उनका निजी मामला है। वैसे सुना है कि शरद पवार अब सुप्रिया सुले को ज़्यादा बूस्टिंग कर रहे हैं दिल्ली में स्थापित होने के लिए। जितने यंग्स एमपीज़ है, जेंट्स एंड लेडीज़, वो सब क्लब हाउस सामान सुप्रिया के साथ मिलते हैं और पार्टियाँ होती है, और सुप्रिया अपनी पकड़ बना रही है। अच्छी बात है, सुप्रिया ने बहुत कम उम्र है और वो पकड़ बना रही है शरद पवार के लिए, दिल्ली में अपना ज़मीन बना रही है। लेकिन वही सुप्रिया अगर ममता बनर्जी के पास में खड़े रहती और ममता के फेवर में करती, तो पूरा हिंदुस्तान उनको कवर करता। जी हाँ, पूरा हिंदुस्तान उनको कवर करता। और फिर एक लेडीज़ के लिए नहीं खड़ी हो रही, पता नहीं।
ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है। फिर भी ममता अकेली लड़ रही है और अच्छे से लड़ रही है और परेशान है। मैंने जब नंदीग्राम में था तो मैं ये बोला था कि शायद ममता चुनाव हार भी सकती है। मुझे लगा कि ममता चुनाव हार भी सकती है, वांटे कांटे की चुनाव है। और ममता ने उसके पहले जो घटनाएं की, एक पाल को जो बीजेपी को फ़ोन किया और फिर जो शुभेंदु के गाड़ी पर जो टीएमसी के लोगों ने, उससे बौखलाहट दिखती है कि ममता खुश नहीं है, अपनी जीत के प्रति पक्की नहीं है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा, चुनाव बहुत कठिन है। तृणमूल के लिए, बीजेपी के लिए आसान है। उन्हें तो 3 के ऊपर बढ़ना है, उन्हें 3 के ऊपर बढ़ना है। मैंने बोल दिया 3, 30 या 39। लेकिन ममता बनर्जी के लिए कठिन इसलिए है कि उन्हें सत्ता में वापस आना है। वैसे वाम दल और कांग्रेस तो ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में वापस आ सकते हैं। मैं हंस दिया था, लेकिन उन्होंने बहुत सीरियसली कहा कि कोई हमें कवर नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, आप भी मेरी, मतलब उन्होंने कहा कि मैं उन पे बातों पे हंस रहा हूँ, विश्वास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अंदरूनी तैयारी जम के चल रही है। देखते हैं दोस्तों। और बंगाल की खबरें मैं लेते रहूँगा, क्योंकि बंगाल में मेरे बहुत नए मित्र बन गए हैं जो मुझे समय समय पर सब कुछ बाइट देते रहेंगे, इनपुट देते रहेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। नमस्कार। लेकिन बंगाल की खबर की बात फिर मैं बोलूँगा, प्लीज़ एंड प्लीज़ कोरोना को रोकना है। प्लीज़ जागृत होइए और लोगों को भी जागृत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।